हेलो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं टीपी एक्ट में सेल को। सेल सेक्शन 54 में है और ये पूरा सेल 54 से लेके 57 तक जाएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे सेल क्या है, सेल की जो डेफिनेशन है वो, और उसके बाद में जो खरीदने वाला है यानी क्रेता और विक्रेता दोनों के क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज हैं वो आगे के सेक्शन में आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि सेल क्या चीज होती है। सेल विक्रय, किसी वस्तु को देना और उसके बदले में कोई मूल्य लेना। ये स्पेशल मैंने मूल्य पे इसलिए जोर दिया है क्योंकि वस्तु के बदले में अगर वस्तु दी जाती है तो वो एक्सचेंज हो जाता है, वो विनिमय होता है। और यहाँ पर आपको देखना है कि कोई वस्तु दी जा रही है, कोई जमीन दी जा रही है, तो उसके बदले में जितने भी हाउ एनी वो मूल्य उसका चुकाएगा। ये होता है सेल, जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो सेल में क्या क्या है, सेल की एसेंशियल जो भी कंडीशंस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले तो होंगे दो पक्षकार। दो पक्षकार होने जरूरी हैं, एक बेचेगा तो दूसरा खरीदेगा। तो सबसे पहले एक क्या होगा, ट्रांसफरर, जो प्रॉपर्टी को देगा, और दूसरा कौन होगा, बायर, जो उसको खरीदेगा। तो मैं यहां लिख देती हूं, दो पक्षकार कौन कौन से होंगे। एक तो होगा हमारा क्रेता जो खरीदेगा, और एक होगा विक्रेता जो उसको बेचेगा। एक ने बेची है और दूसरे ने मूल्य देकर खरीदी है। मूल्य जरूरी है। अब मूल्य पर आ जाते हैं। मूल्य उस समय भी दिया जा सकता है, यानी कि तुरंत दिया जा सकता है, और आगे भविष्य में देने का वचन भी दिया जा सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे कि उधारियां दे दी। वही है कि उसे प्रेजेंट में भी उसका मूल्य चुकाया जा सकता है और बाद में भविष्य में भी उसका मूल्य दिया जा सकता है, पर वो आएगा क्या, विक्रय में ही आएगा। सेकंड, विक्रय करने में सक्षम। अब यहां पे सक्षमता किसकी है, जो बेच रहा है। बेच रहा है जो व्यक्ति, वो सक्षम होना चाहिए। सक्षमता की वही डेफिनेशन है यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखी है। यानी कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, यानी कि माइनर नहीं कर सकता, माइनर प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगा। स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं है बीमार है, ये नहीं पता उसको कि वो क्या कर रहा है, उसको जो डीलिंग हो रही है उस डीलिंग के बारे में पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या कंडीशन अभी फिलहाल मेरी है या उस प्रॉपर्टी की है, उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत ज्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, जो भी है उन चीजों को समझने में अगर वो सक्षम नहीं है तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए, और एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी किसी और की है, सेल कोई और कर रहा है, नहीं, प्रॉपर्टी भी उसकी होनी चाहिए। और अगर प्रॉपर्टी उसकी नहीं है तो वो इतना ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए कि उसको प्रॉपर्टी सेल करने के लिए ऑथराइज किया हुआ है और वो उसको सेल कर रहा है। यानी कि ऊपर से किसी का ऑर्डर हो कि आपको पूरा ऑथराइज है, आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर दो। तो दोनों चीजें हैं, या तो प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए या वो ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। तो ये जो मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा अधिक स्वत्व किसी और को दे ही नहीं सकता। मतलब कि जब प्रॉपर्टी मेरी नहीं है तो मेरे को उसको बेचने का राइट भी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी मेरी है तो मैं प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकती हूँ। तो ये एक
लेकिन मैक्सिम से चीजें क्लियर होगी। नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं से अच्छा स्वत्व जो उसके पास में है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता है। प्रॉपर्टी अगर वो सेल करेगा तो प्रॉपर्टी का वो ऑनर भी होना चाहिए या ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए उसको सेल करने का। तो ये इसकी सक्षमता मैंने बताई है। जो क्या कर रहा है, जो विक्रेता है यानी कि बेचने वाला है। अब बात आती है क्रेता की, क्योंकि विक्रेता के बारे में तो हमें एक्ट ही बता रहा है। अब क्रेता के बारे में, तो क्रेता के बारे में एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, पर क्रेता के बारे में यह है कि क्रेता का जरूरी नहीं है कि वो वयस्क हो, वो अवयस्क भी हो सकता है। तो यहां पर ये चीजें कौन बताएगा, एक केस बता रहा है, मौरी बेबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मैं यहां लिख देती हूं, पर ये केस हम स्पेशल पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मौरी बेबी वर्सेस धर्मदास घोष। अगर कोई विक्रेता उधार देकर, मान लीजिए ए है, उसने बी को, जो क्या है माइनर है अभी, उसको ये प्रॉपर्टी दे दी, और बी क्या कहता है कि इसमें प्रॉपर्टी की कीमत आज नहीं 1 महीने बाद दूंगा, ये कुछ भी इसकी कीमत है। जब इसने प्रॉपर्टी ले ली और इसको कीमत देने का वचन दिया है, और 1 महीने बाद में अगर वो इसको बाउंड करेगा वो पैसा वसूल करने के लिए, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। इस केस में वही चीजें डिसाइड हुई थी जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम आज सेल को देख रहे हैं। तो माइनर को बाउंड नहीं किया जा सकता, तो ये जिम्मेदारी भी जो सेल करता है उसी की ही है कि वो देखे कि वो किसको सेल कर रहा है, वो वयस्क है अवयस्क है, उसको प्रॉपर्टी खरीदने कितनी ऑथराइज्ड है और क्या कीमत वो दे सकता है, ये सब नॉलेज होना जो विक्रेता है उसी का ही होना ये जरूरी है। तो यहाँ पर ये उसको 1000 रुपए दे या नहीं दे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये हो गया इसके सक्षमता के बारे में कि जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसकी सक्षम होना उसका जरूरी है। अब आते हैं मूल्य के बदले अंतरण। जैसा कि मैंने बताया था, जब सेल कोई चीज की जाएगी तो उसके बदले में प्राइस लिया जाएगा, कोई मूल्य लिया जाएगा, कोई वस्तु नहीं आएगी। जैसे ही वस्तु के बदले में वस्तु दी गई वो सेल ना होकर एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी वस्तु को देने के बाद में उसका मूल्य दिया जाएगा, यानी कि क्या होगा, प्रपोजल जाएगा, स्वीकार होगा, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है, स्वीकार होगा, और बदले में प्रतिफल स्वरूप अमाउंट जो भी डिसाइड होता है वो अमाउंट दिया जाएगा, यानी कि कंसिडरेशन एज ए अमाउंट ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रय का ढंग। अब विक्रय के ढंग कौन कौन से हो सकते हैं, बात करते हैं। 2 टाइप के ढंग हो सकते हैं। अगर कोई अचल संपत्ति है यानी कि जो स्थावर संपत्ति है, अगर उसका मूल्य 100 रुपए से अधिक है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, और संपत्ति का मूल्य जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 रुपए से ज्यादा ही होता है, तो यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और ऑनरशिप बदल जाएगी। सेल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर स्वामित्व बदल जाएगा। हमने मोर्गेज पढ़ा था, मोर्गेज में कभी भी स्वामित्व नहीं बदलता, वहां सिर्फ इंटरेस्ट बदलता है, इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, मोर्गेजी के पास में चला जाएगा मोर्गेजर से, पर यहाँ पर ऑनरशिप ही बदल जाएगी। पट्टे के अंदर सिर्फ उसको भोगने के लिए दिया जाएगा,
बाकी ऑनरशिप जिसने पट्टा किया है उसी के पास ही रहेगी। बट सेल में मैंने अभी जैसे बताया ऑनरशिप ही चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, जब ऑनरशिप जाएगी तो मैंने आपको बताया जैसे अचल संपत्ति है यानी कि स्थावर संपत्ति है, अचल और स्थावर एक ही बात है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और अगर चल संपत्ति है तो उसका रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी और अंतरण के द्वारा भी दोनों प्रकार से उसका सेल हो सकता है। परंतु ये जो सेल है जिसको हम यहाँ सेक्शन 54 में पढ़ रहे हैं वो केवल आपकी स्थावर संपत्ति से रिलेटेड ही है। क्यों है? क्योंकि जो चल संपत्ति को हम पढ़ेंगे वो तो हम कहाँ पढ़ेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ बात किसकी चल रही है, स्थावर संपत्ति की चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट भी यही है कि संपत्ति कौन सी बिकेगी, यहाँ पर स्थावर संपत्ति ही बिकेगी। यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई सेलिंग नहीं है, क्यों, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति को हम सेल्स ऑफ गुड्स में पढ़ेंगे, जिसका एक अलग एक्ट है, अपना खुद का अपना अलग एक्ट है। वहां पर चल संपत्ति के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ सिर्फ सेल की किसकी बात चल रही है, स्थावर संपत्ति का ही सेल होगा। अब ये हमने इसके सारे के सारे एसेंशियल कंडीशंस देख लिए हैं। अब हम इसका एक केस देखते हैं। सेंट्रल एंड हाउसिंग कंपनी वर्सेज ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी AIR 1954 का ये मामला है। तो कोई भी प्रॉपर्टी सेल के लायक है या सेल कौन सी वस्तु का सेल है या नहीं है, या जिस वस्तु को दिया जा रहा है वो सेल है या नहीं है, ये उस मामले पे डिपेंड करता है। उस प्रॉपर्टी को जो देना है यानी कि जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है उनकी जो सेलिंग की जो डीड बनेगी उस पर डिपेंड करता है कि वो एक्चुअल में क्या है, यानी कि कोर्ट उस मामले को देख के ही डिसाइड करेगा। तो ये है आपके सेल। इसके अलावा सेल में और ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल सेल की डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है। आगे बहुत कुछ है इसके अंदर। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि सेल करने वाले यानी कि विक्रेता और क्रेता दोनों के क्या क्या राइट्स हैं, उन दोनों की क्या क्या ड्यूटीज बनती है, वो हम सेक्शन आगे 55 में कवर करते हैं, जिसका हम नेक्स्ट ही वीडियो बनाएंगे। तो सेल में आपकी ये चीजें हैं, पक्षकार आ जाएंगे आपके दोनों, सक्षमता कौन कौन सी है वो आ जाएगी, मूल्य के बदले में अंतरण होना चाहिए, उसके बाद में आता है विक्रय का ढंग कौन कौन सा होना चाहिए, फिर आता है कि स्थावर संपत्ति का ही विक्रय यहाँ होगा, जिसको हमने देख लिया था। तो यहाँ विक्रय का ढंग मैंने आपको लिख देती हूँ, रजिस्ट्रेशन होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीपी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम के साथ में रजिस्ट्रेशन एक्ट को बार बार पढ़ना पड़ता है और वो इसके साथ इंक्लूड ही होता है। फिलहाल तो हम क्योंकि टीपी पढ़ रहे हैं तो ये मेरा बताना है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी इसका होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्रेता और विक्रेता, जो सेल करने वाला है यानी कि और वो जो खरीदने वाला है बायर, उन दोनों की जो जो ड्यूटीज हैं और राइट्स हैं उनको देखेंगे। थैंक यू।